सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क के सबसे बड़े तिजारती हब कराची, जिसके मसाइल के हल के लिए वैसे ही काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है और 2017 की मरदमशुमारी पर तो अक्सरियत ने सवाल उठाया था, तो इस मुतनाज़ मरदमशुमारी के साथ कैसे इस शहर की मनसूबाबंदी की जा सकती है। अफसोस की बात यह है कि इस शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है और शहर कायद के मसाइल वक्त गुजरने के साथ साथ कम नहीं हुए बल्कि वहीं के वहीं हैं। शहर में कचरा है, गंदगी है, पानी का मसला है। कराची के अवाम ने 2018 में तहरीक इंसाफ पर भरोसा किया कि वो शहर के मसाइल पर तवज्जो देंगे और शहर के हालात को तब्दील करेंगे, मगर कोई तब्दीली नहीं आ सकी। बारिश के बाद हर बार की तरह शहर का निज़ाम दरम बरहम हो जाता है। गुज़िश्ता साल बारिश हुई और उससे होने वाली तबाहकारियों के बाद वज़ीर आज़म ने कराची के हालात बदलने के लिए एक 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के तहत मंसूबों पर काम करवाने के लिए एक सूबाई कोऑर्डिनेशन अमल दरामद कमेटी तश्कील दी गई। इसमें सूबाई, वफाकी और तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। इसी प्लेटफॉर्म से शहर के बड़े बड़े मसले हल होने थे, मगर चंद रोज़ पहले होने वाली बारिश ने वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों का पोल खोल के रख दिया। सिर्फ 1.5 घंटे बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की गाड़ियाँ डूब गईं, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, मगर आवाम के नुकसान का ज़ाला करने के लिए ना वफाक ने बढ़ाया ना ही सिंध हुकूमत ने। गुज्जर नाले के मुतासरीन अब भी बेयारो मददगार हैं, उनको अभी तक कोई मुतबादिल फराम नहीं किया गया। आवाम बेघर हो चुके हैं, मगर वफाक और सिंध दोनों के लिए आवाम से ज़्यादा सियासत अहम है। टैक्स आवाम देती है, वोट आवाम देती है, मगर पैसा आवाम के लिए है ही नहीं। कराची में आज वज़ीर आज़म इमरान खान आए, उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा। कराची सर्कुलर रेलवे नाज़रीन कोई नया मनसूबा नहीं। कराची सर्कुलर रेलवे 1964 में कराची में शुरू किया गया था, मगर मुआशी नुकसान के बाइस इस मनसूबे को 1999 में बंद किया गया। 20 साल गुजर जाने के बाद मनसूबे की बहाली का ख्याल हुकूमत को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि KCR को 3 माह में बहाल किया जाए, मगर वफाक उसे 3 माह में बहाल करने में नाकाम रहा। 2021 में फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने 16 नवंबर को KCR के इफ्तिताह का ऐलान किया। तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई, उसके सबब तारीख को बढ़ाया गया और 19 नवंबर किया गया। ग्रीन लाइन मनसूबा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 80 बसें खरीदी गई हैं, ये मनसूबा भी तहरीक इंसाफ का अपना नहीं है। इस मनसूबे का संग बुनियाद 2016 में नून लीग ने रखा था। लीगी तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ये कहते हैं कि नून लीग के दौर में इस मनसूबे का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था। उसके बावजूद ये सड़कें अभी तक वहाँ पे कोई रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पर ये बसें जो कि मौजूद हैं ये चल सकें। और अफसोस की बात एक ये भी है, बल्कि मैं अलमिया कहूँगी कि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो इस शहर में था वो अब नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है और इसी पर हम बात करेंगे। और हम ये कि वो KCR जिसका एक बार फिर संग बुनियाद रखा गया है, ये कब मुकम्मल होगा, जिसमें ये ट्रेनें चलेंगी, बिजली से बनी हुई ट्रेनें, जिसमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये अंडर पासेस और ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ये किस तरह होगा, कब मुकम्मल होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बोल्ड कैडेट इन चीफ हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अर्बन प्लानर हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। और इकराम उल्लाह धारेजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं नज़ीर लगारी साहब से गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। हमारे मोहतरम हैं, हमारे सीनियर हैं, जो मालूमात, जो चीज़ें उनके पास हैं जो मैं बता सकते हैं, ज़ाहिर है हमारे पास उतनी मालूमात नहीं होती हैं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया, बाकी चाहूँगी मैं लगारी साहब सर इस पर रोशनी डालें। लगारी साहब, कराची, इसको मैंने कहा कि सबसे बड़ा तजारती हब और इतना ज़्यादा रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, लेकिन ना इस शहर में कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है जो कि होता था। मैंने ये बताया है कि इस शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KTC थी और बड़ा बेड़ा था बस का, जिसमें KCR था, ट्रैम भी यहाँ चला करती थी, ये सब ख़त्म किया गया और अब बातें की जा रही हैं कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। तो सर, ये कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा और कब तक होगा? बहरहाल मेरे ख्याल में ये तसव्वुर कर लिया गया है कि बातें करने से लोग खुश हो जाते हैं, तो चलें खुश हो जाते हैं। हम भी खुश हो लेते हैं कि जनाब कोई बात हो रही है, काम हो ना हो, बात तो हो रही है।
मेरे ख्याल में ये तकलीफ दे बात है। पहली बात ये कि ये कहा गया कि 1999 में KCR को इसलिए बंद किया गया कि उसकी वायबिलिटी नहीं थी। ये गलत बात है। जिसने भी बताई है ये बात, जहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ से आई है तब भी ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही है, प्राइवेट सोर्स है तब भी ठीक नहीं है। ऐसा ही है। हुआ ये कि 1996 में, 97 में, 95, 96, 97 में जो गाड़ियाँ आ रही थी कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन की तरफ, रश बढ़ रहा था, इसलिए गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया और डाइवर्जन जो दिया गया वो उस रूट पर दिया गया जो KCR का रूट था। अब ये KCR से वहाँ से चलती थी, ड्रिग रोड से ये टर्न कर जाती थी और ड्रिग रोड से टर्न करती हुई यूनिवर्सिटी और गिलानी स्टेशन गुलशन इकबाल का, फिर लियाकताबाद, फिर उसके बाद लियाकताबाद के बाद नॉर्थ नाज़ाबाद, फिर नाज़ाबाद का स्टेशन जिसको उरंगी कहा जाता था वो, फिर साइट, और फिर साइट से आगे बढ़कर गुलबाई, और गुलबाई से आगे बढ़कर ये जाता था वज़ीर मेंशन और सिटी स्टेशन से जाकर मिलता था। तो इन स्टेशनों से गुजरने के बाद जो होता था, और ये 44 किलोमीटर का या 44 मील का था, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और ये 1996-97 तक चलता रहा। हुआ क्या कि उस ज़माने में फसादात हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे और अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, अंधाधुंध किलिंग हो रही थी और रोज़ाना दर्जनों लाशें उठाई जाती थीं और रोज़ाना 20 कभी 50 कभी सैकड़ों गाड़ियाँ जलती थीं। तो उन हालात में यहाँ पर फायरिंग हुई औरंगी स्टेशन नाज़ाबाद के स्टेशन पर। यहाँ पर 5 अफराद हलाक हो गए थे और उस हलाकत के बाद ही ये KCR भी हलाक हो गई और इसको भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये वो था। और चनाब एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई थी और जो गाड़ियाँ आती थीं उनमें से बहुत सी गाड़ियाँ वो सर्कुलर रेलवे से होती हुई नाज़िमाबाद पहुँचती थी और लोग अब जहाँ उतरना होता, गुलशन इकबाल उतरना होता, गुलशन इकबाल उतर जाते। उनको अगर वहाँ उतरना होता लियाकताबाद में तो वहाँ उतर जाते, नाज़िमाबाद में उतर जाते। ये जहाँ भी कराची यूनिवर्सिटी के पास स्टेशन था वहाँ उतर। अब तो निशान भी नहीं रह गया। ये कहते हैं हम KCR को बहाल करेंगे, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो रूट नहीं बहाल हो सकता भाई। वहाँ पर बेशुमार तामीरात हैं और इतना ज़्यादा तामीरात हैं कि आपके बस में नहीं है। तो ये तो फिर सारा सब कुछ गिराना पड़ेगा ना, फिर तो वही बात है। मेरा ख्याल है कि गिराना भी कास्टली पड़ेगा और फिर अदालतें कहेंगी कि जनाब मुतासरीन को बहाल करो। जी हाँ, फिर मुतासरीन के बहाल का एक और बहाली का एक और मसला खड़ा हो जाएगा। केस चल रहा है सर, बिल्कुल आपने सही कहा। कराची में सिर्फ सर्कुलर रेलवे नहीं, कराची में ट्राम चलती थी। हमने ट्राम पर सफर किया है, कराची कैंट स्टेशन से सदर, सदर से रीगल, रीगल से जो है वो तिब्बत सेंटर, यहाँ से टर्न करके ये बोल्टन मार्केट जाती थी। ट्रामें चला करती थी और ट्रामें इतना चला करती थी कि लगता था कि शहर के अंदर रौनक है। ट्रामें ज़्यादा थी, बसें ज़्यादा थी, SRTC की, KTC की। ये तो 70s तक चलती रही, 80s में मार्शल आने तक के ज़माने में भी चलती रही, जो जनरल ज़िया का मार्शल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होने लगी और ऐसा ही है सर। और शहर की बढ़ती, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए 2005 में भी कहा गया था कि एक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट मंसूबा शुरू किया जाएगा। ऐलान तो हुआ लेकिन हुआ कुछ नहीं। इकरामुल्लाह दारेजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर 13 साल से हुकूमत है सिंध में। अभी आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ये अकेले तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हमें और सिंध हुकूमत को मिल के काम करना होगा। लेकिन जब मिल के काम करने की बात होती है, शेयरिंग की बात आती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि रिफ्ट है दोनों के दरमियान। पहले तो वो रिफ्ट ख़त्म हो, वाकई मिल के काम हो, वाकई चीज़ें अगर मिल के हों तो क्या ही बात है, आवाम तो देख ही रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या समझती है, खासतौर पर KCR को लेके, ये कैसे होगा मुकम्मल और कब होगा और किस तरह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आपने मुझे मौका दिया। देखें, आज के ऐलानात को मैं इतना सीरियस नहीं लूंगा जैसे पूरी पाकिस्तान की कौम PTI गवर्नमेंट के ऐलानात को सीरियस नहीं लेती, उस तरह मैं भी नहीं लूंगा। ये ऐलान पहले भी किए गए, आपने देखा। ये ऐलान ऐसे ही है जैसे 1 करोड़ घर बन रहे थे, 50 लाख नौकरियां मिल रही थी। कभी आपने सुना था कि गैस के इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं कि पाकिस्तान को 500 साल तक गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपने बड़े बड़े ऐलानात सुने कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे। तो ये आपने ऐलान ये भी सुना था कुछ अर्सा पहले कि 1100 अरब
कराची में खर्चा कर रहा है, पता नहीं कौन कौन वो से कह नए रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 1100 अरब के पैकेज आपने का ही अमली तौर हिस्सा पे है देखा है केसीआर। कुछ भी देखें, ये यही तो बातें हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि सिंध अगर वफाक से मुतालबा करता है पाकिस्तान सिंध में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, सिंध में मोटरवेज बनाए जाएं, कोई वफाक कोई सिंध में एहसान नहीं करेगा। सिंध के लोगों का हक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट जो है और वफाक जो चल रहा है सूबा सिंध के रेवेन्यू चल रहा है। लेकिन आप देखें सर, आपकी मुझे आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन हो रही है। पहले हम ये मसला ठीक करवाते हैं, क्योंकि इकरामुल्लाह धारेजो साहब आपकी गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आपका मौक़िफ़ क्लियर समझ आए, सबको, मेरे नाज़रीन को भी वो सही से सुन सकें। पहले हम ज़रा ये चीज़ दुरुस्त करवाते हैं जब तक हम तौहीद साहब से बात करते हैं। मोहम्मद तौहीद साहब, ज़ाहिर है हम बात करते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, मास्टर प्लान की, जो कि जिस तरह से है ही नहीं इस शहर का, ये तो एक अफसोस की बात है। जब हम कराची सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं और वफाक ये कहता है कि जी हम 207 अरब रुपए खर्च करेंगे, ये मंसूबा 2 बरस में मुकम्मल होगा और ज़ाहिर है इसके लिए एक ओवरहेड ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, अंडर पासिस बनाने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए सर कि कैसे मुमकिन होगा, आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है इसमें? ये तो इस तरह से हमारा नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है मोहम्मद तौहीद सिस्टम, साहब की। हमारा सिस्टम देखें, चेक करें। जी तौहीद साहब प्लीज़ बोलिएगा। जी जी आ रही है जी, अब आ रही है जी, बिल्कुल जी, आप अब क्लियर आ है, रही है। आप क्लियर है। जी देखें, इसमें बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है। अगर हम कराची सर्कुलर रेलवे के मौजूदा जो इसका रूट है उसकी बात करें तो इसमें 24 लेवल क्रॉसिंग मौजूद है। बिल्कुल। तो उन 24 लेवल क्रॉसिंग के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, क्या वहाँ पे एलिवेटेड जो मॉडल बनाया जाएगा। दूसरी बात ये कि देखिए एक और चीज़ भी है कि जब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करते हैं तो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फिक्र नहीं करते। जैसा कि हमने ग्रीन लाइन बीआरटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में जाया तो उसमें जो आपका मैट्रिक कोर्ट ऑफिस के पास का इलाका है वहाँ पर एक केसीआर की लाइन जो है वो इसको क्रॉस करके इस रोड को गुजरती थी। अच्छा। तो क्या किया, जो जब ग्रीन लाइन बीआरटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिछाना शुरू किया तो उस केसीआर की लाइन को जो है वो उखाड़ कर जो है वहाँ से खत्म कर दिया गया। हाँ। अब सवाल ये है कि अब ग्रीन लाइन बीआरटी चलेगी तो वहाँ पर केसीआर जो है वो एलिवेटेड होगी या अंडरग्राउंड जाएगी, क्या सिचुएशन होगी कोई नहीं जानता। फिर दूसरी बात, आपने एक बात की कि अपने प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोगों के घर 2018 में जो कि कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासिरीन थे उनके घर गिराए गए थे, क्योंकि इनको जो है कम से कम जो है 50 फीट जो है राइट ऑफ वे चाहिए था बिल्कुल पाकिस्तान रेलवे को। बिल्कुल। तो 2018 में तकरीबन 1000 के करीब जो है फैमिलीज जो है पार्शियली और कम्प्लीटली बेघर हुई थी, जिस पे 9 मई 2019 का जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया सिंध गवर्नमेंट को कि इन 1000 फैमिलीज को जो है वो रिसेटलमेंट प्रोवाइड की जाए और ये ना किया जाए कि एक कच्ची आबादी खत्म करके दूसरी बना दी जाए। तो उस पर अमल भी नहीं हुआ। और तीसरी बात ये कि ये तो अभी 2 दिन पहले हमारे सुनने में आया कि जी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी वगैरह वगैरह। ऐसा कोई मॉड्यूल कंसिडरेशन में नहीं है। और मैं आपको सिचुएशन बताऊं, अगर ग्राउंड की सिचुएशन बताऊं तो आप खुद जो है देख लें, हबीब यूनिवर्सिटी के पीछे से आप चलना शुरू करें और नीपा तक आप जाएं तो आपको केसीआर का जो ट्रैक है उसकी जगह एक नाला नजर आएगा, जो इर्द गिर्द में ओवर द टाइम जो अर्बनाइजेशन हुई, फ्लैट बने, उन्होंने अपना ड्रेनेज जो है वो उस केसीआर के जो रूट है वहाँ पर इनलेट कर दिया है, वहाँ पे अब नाले की शक्ल इख्तियार कर गई है। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने वहाँ पे विजिट किया था, वहाँ पे अभी तक कोई काम ऐसा शुरू नहीं हुआ कि हम कहें कि हाँ जी कोई काम ऐसा शुरू हो गया। और तीसरी बात ये, आज ये ऐलान अगर हुआ, इस पर इतनी बात हो रही है, अभी उन्होंने कहा जी संगे बुनियाद रखना है। हमारे सिलसिला ये होता है कि कहाँ एक प्रोजेक्ट का जाता है कि 2 साल में कम्प्लीट होगा और फिर वो कम्प्लीट होता है जाके कोई 4-5 साल या फिर उस हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं जी। अच्छा, अमूमन होता ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तौहीद साहब, वो होता ही नहीं है।
वो शुरू होता है, संगे बुनियाद रखा जाता है, हुकूमत चली जाती है, वो प्लान वहीं का वहीं रहता है। हमारे सामने ग्रीन लाइन का था ना, अभी तक बसें आ गई हैं, रूट तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। धारोजा साहब मेरे साथ आ चुके हैं, हम उनको कनेक्ट कर लिया हमने, अब हम उनसे आगे कंटिन्यू करते हैं। धारोजा साहब, कि 207 अरब का मंसूबा है और इसमें सारे सिंध हुकूमत ने अपना भी हिस्सा डालना है, वो फिर अगर क्लैरिटी ही नहीं है और आप ये कहते हैं कि जी हमें इनकी बात पर यकीन ही नहीं, हम मजाक ले रहे हैं, तो फिर वो कैसे शेयरिंग होगी? मैं इससे आपती हूँ, ये एक सियासी मामला मुझे लग रहा है कि सियासी रुख की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बजाय कि हम इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करें कि टेक्निकली ये कैसे मुकम्मल होगा। मुझे लग रहा है सियासी रुख इख्तियार कर रहा है। सॉरी टू कि मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन धारिजा साहब मेरे साथ आ गए, उनका मौके बड़ा ज़रूरी है, बड़ी मुश्किलों से कनेक्ट हो रहे हैं। धारिजा साहब, ये कैसे होगा सर? आप कह रहे हैं हम मजाक लेते हैं, इनकी बात को हम सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये तो होना है ना, शेयरिंग भी है आप लोगों की, इसमें कैसे होगा फिर? देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो इनके साथ काम करने के लिए तैयार भी है। हमने पहले भी ऑफर की थी कि वफाक हमसे तावन करे, कराची या सिंध में बहुत काम करने की जरूरत है। और आपको पता है कि सबसे बड़ा पोर्ट कराची में है पाकिस्तान का, यहाँ से इतनी ट्रैफिक जाती है, यहाँ पे मोटरवेज बननी चाहिए और प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। लेकिन मुसलसल आपने देखा है कि चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट, सिंध को नजरअंदाज किया जाता है। आप इनके 7-8 सालों के बजट बुक्स निकालें और सिंध के लिए इन्होंने कितनी नई स्कीम्स डाली हैं। आया जो फंडिंग का शेयर है सिंध की स्कीमों के लिए वो उतना है जितना दूसरे सूबों को है, तो आपको सारा पता चल जाएगा कि सिंध के साथ क्या हो रहा है। लेकिन तो ये सिंध के साथ सौतेला सलूक क्यों किया जाता है धारिजा साहब? देखें, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हम वफाक के साथ चलना चाहते हैं। सही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है और चारों सूबों में है। हम चाहते हैं कि सिंध जितना रेवेन्यू देता है उस हिसाब से उसको शेयर दिया जाए। ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि सबसे ज्यादा गैस सूबा सिंध, और आप देखें 8 साल में किसी गांव या किसी शहर को नई गैस मुहैया नहीं की गई, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। तो फिर भी बहरहाल इन्होंने ऐलान किया है, हम आगे देखेंगे। अगर हमारी ख्वाहिश है कि वफाक सिंध में काम करे, अपना हमें हक दे, अगर ये करेंगे तो हम इनको करेंगे। सर, मैं तो आपसे टेक्निकल उस पर पूछ रही हूँ कि 22 लेवल क्रॉसिंग है जिनको ख़त्म करके ये मंसूबा मुकम्मल होना है, यहाँ पर एक फाटक फ्री ट्रैक बिछना है, ये कैसे होगा? फिर ज़ाहिर है ओवर हेड ब्रिजेस बनने हैं, अंडर पासेस बनने हैं, सूबाई हुकूमत ने करना है ना, तो कोई प्लान तो शेयर हुआ होगा। सूबाई हुकूमत तो आज से नहीं कह रही, सूबाई हुकूमत तो कब से कह रही है कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसकी जरूरत है। सर मैं पूछ रही हूँ होगा कैसे? होगा कैसे? सीपैक में भी हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह गए थे, उन्होंने मीटिंग्स की और सबकी ख्वाहिश थी कि ये प्रोजेक्ट सीपैक में शामिल किया जाए। हालांकि लाहौर के मेट्रो ट्रेन की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी यहाँ कराची में है, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। सीपैक में और दूसरे प्रोजेक्ट्स तो पंजाब और दूसरे सूबों को किए गए, लेकिन सिंध को नजरअंदाज किया हमारा होना है। सही। ये लगारी साहब, आखिर वजह क्या है? सिंध को इतना नजरअंदाज, कराची को इतना नजरअंदाज आखिर किया क्यों जाता है? और ये बात जो अभी कह रहे हैं धारिजा साहब कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत हो या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, ना बजट उतना दिया जाता है ना उस तरह तवज्जो दी जाती है, क्यों आखिर? बात यह है कि जब आपके 11 खरब में से 9 खरब आपका फेडरल बजट जो होगा, इस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और ज़माने की, आज तो ज़्यादा है, उस बजट में से 9 खरब सीधा लाहौर में खर्च होगा, तो बाकी पाकिस्तान में आप क्या खर्च करेंगे? सही। और दूसरी बात ये कि सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये ख्वाब ये क्यों दिखा रहे हैं, किस लिए दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, और उससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? कि बिजली ट्रेन चलेगी? भाई पहले ये बताओ कि क्या आपने जो पहला पुराना KCR था उसको तर्क कर दिया है? इसका ऐलान कर दें कि हम इसको दफन कर चुके हैं। जो उससे पहले कराची सर्कुलर रेलवे था जो डिगरोड से जाता था कराची यूनिवर्सिटी, फिर कराची यूनिवर्सिटी से गिलानी, गिलानी से नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद से जो है वो गिलानी से लियाकताबाद, लियाकताबाद से नार्थ नाज़िमाबाद से ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ये जो पूरे का पूरा रूट था वजीर मेंशन तक जाता था, आप ऐलान कर दें कि उसको ड्रॉप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और एक नया KCR है। अच्छा, बिल्कुल सही। जो नया रूट है उसकी
वायबिलिटी क्या है, उसको कैसे बनाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब देना जरूरी है। क्या आपने वो जमीनें खरीद ली? एक क्या वो ब्रेक ले लूं। जगह आपके पास मौजूद है? 3 साल की आप मुद्दत दे रहे हैं, तो 3 साल तक तो आप ट्रैक नहीं बना सकेंगे। सही। 3 साल में तो कोई चीज, और फिर बिजली ये हो ट्रेन, नहीं सकता। ये मेरे असल ख्याल है बात ये बिजली है। ट्रेन के नाम से बहुत बड़े घपले होने वाले हैं। राइट। बहुत बड़ा एक ऐसा चलेगा सर, ब्रेक कुछ ले लोगों लें। के मफादात के लिए कुछ जगहों पर तोड़ फोड़ करके उनको वे आउट Point किया taken. जाएगा, Point लेकिन मुझे taken. नहीं लगता है कि कोई बिजली ट्रेन बनने जा रही है। बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, मोहम्मद तौहीद साहब और इकरामुल धारी जो साहब, आप तीनों हज़रात का प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वापस आएँ कराची के एक बहुत और अहम मसले जराइम, इस पर बात करेंगे, ये क्यों बढ़ गए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कराची शहर में जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन कुछ मेरे पास फिगर्स हैं, पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि आखिर ये इतना रिकॉर्ड इजाफा देखने में कैसे आ रहा है। तो शहर क़ायद में स्ट्रीम क्राइम की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रवा साल शहरी कीमती गाड़ियों, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए। रवा साल अगस्त तक 150 गाड़ियाँ छीनी गई, जबकि 1118 गाड़ियाँ चोरी हुई। रवा साल 2021 में अगस्त तक 2903 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, जबकि 3127 मोटरसाइकिलें चोरी की गईं। रवा साल 16,591 मोबाइल फ़ोन से लोग महरूम हुए और सिर्फ मार्च के महीने में रवा साल एक बैंक डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई। रवा साल अगस्त तक एक के महीने में अगवा बराए तवान के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल अगस्त तक महीने में 20 भत्ताखोरी के केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल अगस्त तक के महीने में 335 कत्ल की वारदातें रिपोर्ट की गईं, जबकि गुज़िश्ता साल 2020 में 194 गाड़ियाँ छीनी गईं, जबकि 1527 गाड़ियाँ चोरी हुईं। गुज़िश्ता साल 2020 में 2424 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, जबकि 35,283 मोटरसाइकिलें चोरी की गईं। इसी तरीके से गुज़िश्ता साल 2020 में शहरी 21,558 कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। गुज़िश्ता साल सिर्फ मई के महीने में एक बैंक डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई, जबकि गुज़िश्ता साल अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल भत्ताखोरी के 22 केसेस रिपोर्ट हुए और कत्ल की 377 वारदातें रिपोर्ट की गईं। 2020 के मुकाबले में 2021 में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रवा साल स्ट्रीट क्राइम की सबसे ज़्यादा वारदातें ज़िला वस्ती में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम से मुतासर होने वाला ज़िला है वो शर्की है। अभी कल ही की बात है कि कराची में लुटेरों ने सोराब बोट में एक बस अड्डे के करीब एक डकैती मज़ाहिमत पर एक ऑनलाइन बाइकर की जान ले ली। इतना अलमिया है, अफसोस है कि इतने कैमरास होने के बावजूद वो लोग जो खुले चेहरे के साथ वारदातें करते हुए फिर रहे हैं, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही। दनाते हुए खुलेआम लोगों की जान ली जा रही है, उनके माल से महरूम किया जा रहा है, लेकिन लगता है कोई कानून नाम की इस शहर में चीज़ नहीं है। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पहले ज़रा उनसे अपडेट लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सलमान, ये जो एक पूरे फिगर्स हैं, ये तो ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता साल 2020 में जितनी वारदातें हुई, इस साल सिर्फ अगस्त तक उससे दुगनी वारदातें हुई और वो हो ही चली जा रही हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई है? जी सुमैया, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम लोग सिर्फ इस साल की बात कर लें तो 33% जराइम की वारदातें जो है वो बढ़ चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज में हमने देखा कि सोराब कोट के इलाके में एक बाइक राइडर वहाँ पे मौजूद था जो कि अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। इतने में मुल्जिमान आए और आपस में मुज़ाहमत हुई और मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई और शहरी जो है वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गया। देखिए, जराइम की वाकमे के लिए एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से एक मंसूबा बनाया गया था, जिसके अंदर कोई 5 से 6 लाख के करीब कैमरे लगाए जाने थे। इसके अलावा पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जानी थी। जब हम लोग इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, इसके ऊपर सर्वे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो कराची के अंदर थाना कल्चर है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है। देखिए, कराची में 116 थाने सख्त मौजूद हैं,
जबकि हर थाने के अंदर वन साइड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम थाने की नफरी बात कर रहे हैं। 3 से 4 मोबाइल जो है वो मौजूद है जो इलाके के जो हैं। इसके अलावा जब शहरी लूट लिए जाते हैं या कोई दूसरी, आपने सेफ सिटी की बात की, कैमरास लगे हुए हैं, ये तमाम वारदातें रिपोर्ट होती हैं, मीडिया के सामने फुटेजेस आती हैं, मीडिया चलाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। और रेड जोन जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है वो भी महफूज नहीं, वहाँ भी वारदातें हुई हैं। सलमान सलीम बिल्कुल, देखें ये भी रेड जोन का इलाका था और 2 इसमें ट्रैवलिंग एजेंसीज थी, जबकि एक जो है वो एक कारपेट की शॉप थी जिसको डकैत आए और डकैती की वारदात वहाँ पे की है, लाखों रुपए का सामान ले गए। यकीनी तौर के ऊपर देखें सीसीटीवी कैमरे तो हम लोग देखते हैं कि सड़कों के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस जो है रातों को कम करने में इसमें कोई शक नहीं कि काम कर रही है। तो बताया कि एक नफरी का फुकदान नजर आता है, नफरी का फुकदान है, जिसकी वजह से जाहिर है ये इस तरीके से मामला नहीं टेकअप हो पा रहे हैं। तो सलमान सलीम अब हमारे साथ मौजूद थे। शहरी भी जाहिर है इस पर गम गुस्से का शिकार नजर आते हैं। क्या रद्द-ए-अमल दिया है शहरियों ने आपको, पहले वो दिखाते हैं। भाई देखा जाए तो पहले की बार मुनासबत जो है इस दफ़ा की स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा ही बढ़ गई है। और अभी कल का ही हादसा है कि शराब बोर्ड पे एक बंदे को मोबाइल छीनते हुए उन्होंने गोली मार दी। मगर हर हफ्ते स्ट्रीट क्राइम का यहाँ पे कोई ना कोई सीन चल ही रहा है भाई। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं, बेरोज़गारी होगी तो क्राइम बढ़ेगी। सर ये पुलिस की नाअहली है जिसके वजह से जगह जगह इस मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, कोई सेफ़ नहीं है, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर जगह लूटामारी लगी हुई है। अगर जैसे काम है, मेरा कैटरिंग का काम है, बैठे हुए आते हैं कुछ कहते हैं, भाई हम तो यही समझेंगे कस्टमर आए, उनसे बात करना शुरू करो तो लामाला असला वगैरह निकाल लेते। अब बंदा जान बचाए अपना माल बचाए। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, वैसे ही उसके ऊपर आए दिन आए कुछ ना कुछ मसले होते रहते हैं। उसके कहीं लेडीज़ के पर्स छीन लेते हैं चलते रिक्शे में से। अब रिक्शा और मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। अभी 2 वीक्स पहले यहाँ पे 5 बाइकों पे लोग आए थे, 5 बाइक्स पे दुकानदारों को सबको लूट के लेके गए। यहाँ पे गली में लड़के बैठे होते हैं, उनको रात में लूट लेते हैं और वैसे ही बहुत वारदातें हो रही हैं। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका हम वेलकम करेंगे। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक CPLC चीफ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके दौर में जिस तरीके से निज़ाम को चलाया जाता था, ज़ाहिर निज़ाम तो आज भी वही है। प्रॉब्लम आपके ख्याल में कहाँ आ रही है कि सेफ सिटी कैमराज भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड जिस तरह हमारे नुमाइंदे ने बताया कि उस तरह कोई सिस्टम नहीं है कि जो फुटेजेस होती हैं उनका कोई आर्काइव हो, कोई रिकॉर्ड हो कि जिससे निशानदेही की जा सके कब कहाँ कैसे वारदात हुई। आप जरा रोशनी डालिएगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि ये CCTV कैमरे की जो हम बात कर रहे हैं वो हम मेरा ख्याल है कि आज मैं कम अज़ कम खुद अरसा दराज 20 साल से जो है वो इस पे बात कर रहा हूँ। और CCTV कैमराज जहाँ भी लगे हुए हैं वो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम रह गया है कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत बनती है और उस पर एक जो है वो डिबेट होती है। होना ये चाहिए कि जितने भी CCTV कैमराज हैं उसमें उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ उसके रिस्पांस यूनिट्स होने चाहिए कि जहां रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है वहां रिस्पांस यूनिट्स को फौरन जो है वो फोन करके इतला दी और रिस्पांस यूनिट्स जहां भी मौजूद है वो वहां बाजिन करें और उस क्राइम को या तो होते हुए रोक लें या अगर क्रिमिनल भाग रहा है तो ये होना तो चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है? जो आप कह रहे हैं कि रिस्पांस यूनिट है वो फौरन उसको देखे और उस पर रिस्पांस किया जाए, तो क्या ये ऐसा होता नहीं है कि आप फुटेज देख के फौरन रिस्पांस नहीं किया जाता? देखिए बिल्कुल नहीं होता। बस फुटेजेस देख ली जाती हैं, बाद में रिकॉर्डिंग निकाली जाती है और फिर उस पर जो है वो नादरा की मदद से उनको चेहरों को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। कभी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कभी नहीं होते। हम कराची के शहरी जो हैं वो बदस्तूर इस बात पर जो है वो हौला मचाते रहते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन नहीं है, ये मॉडर्न पुलिसिंग नहीं है और ये बिल्कुल सही है। देखें ये कैमरा किसी काम के नहीं है अनटिल अनलेस रिस्पांस यूनिट्स ना हो। एक ज़माने में रिस्पांस यूनिट्स बनाए गए थे लेकिन वो कहाँ गए, वो नई नई बेशकीमत मोबाइलें कहाँ गई वो पुलिस डिपार्टमेंट को ही पता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने इसका हमारे ज़माने में ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का मैनेजमेंट अपने हवाले कर लिया था
तो उसको फिर उसको मैनेज भी करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ ये उसको देखकर मैनेज करते, उनके रिस्पॉन्स यूनिट्स होते, जगहों पर पहुंचते, ये काबिल अमल काम है जो शायद नहीं किया गया। और हम फिर अब हमेशा यही शोर मचाते रहते हैं कि कैमराज कम है। बिल्कुल कैमराज कम है। कैमरे जो हैं वो इस मैग्नीट्यूड के शहर में कम से कम 15 से 20 लाख कैमरे होने चाहिए, जितना बड़ा शहर कराची है। और फिर बहुत सारी जगहों पर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं, दुकानें हैं, रोड साइड दुकानें हैं, वहाँ पर मैंडेटरी कैमरा की जो है वो शर्त होनी चाहिए सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर उसका जो आईपी है वो हमारे साथ मैच होना चाहिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो ये तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई। अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे और उसके रिस्पॉन्स यूनिट्स नहीं दे रहे तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बहस बेकार है। और फिर हम जू के तू कराची शहर में इस बात की जो है वो कंप्लेन करते रहेंगे कि जी शहरी लुट रहे हैं। बिल्कुल लुट रहे हैं। हमने जब तक इसका काबिल अमल फार्मूला नहीं देना, पुलिस ने इस पर अमल नहीं करना। जो काबिल अमल फार्मूला है जिसके बारे में आप 20 साल से बात कर रहे हैं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, रिस्पांस यूनिट फौरन हरकत में आए और जिस तरह 15 से 20 लाख कैमरे इस शहर में लगाए जाएं, ये प्लान तो ज़ाहिर कई बार दिया गया होगा ना। जब आप CPLC चीफ थे तो जब आप लोगों की जानिब से भी ये कहा गया होगा, ये प्लान बना भी होगा, फिर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? यहाँ पर रुकावट कहाँ आ जाती है? देखें, ये बिल्कुल ये प्लान दिया गया है, आज भी दिया जा रहा है, हमेशा इस पर बात की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ज़ाहिर है पुलिस अपने तौर पे नहीं कर सकती, इसमें एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, इसमें एक जामे प्रोग्राम भी चाहिए। अगर हम ये जामे प्रोग्राम नहीं बनाते और उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये जितना भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो सिर्फ बात करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन काबिल अमल शहरियों को रिलीफ देने की बात, कराची शहर को सेफ बनाने की बात, ये सारी बातें जो है वो परे की परे रह जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन सर। माहिर क़ानून GN कुरैशी साहब हमारे, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। ये जो हम कहते हैं कि जी कानून हरकत में नहीं आता, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये शहर लुटेरों का गढ़ बन चुका है। आए दिन शहरी कभी घर के बाहर, कभी किसी सड़क पे अपनी जान से, अपने माल से, अपनी इज्जत से हाथ धो बैठ रहे हैं और कोई पकड़ता नहीं है। अभी अहमद चनाय साहब ये कह रहे हैं कि ये आज का नहीं है, पहले का प्लान है कि एक जो भी कैमराज लगे हुए हैं, एक तो उनकी तादाद कम है, फिर उन्होंने एक तजवीज़ जो कि पहले भी कई दफ़ा दे चुके हैं, उन्होंने कहा रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, रिस्पॉन्स यूनिट जो है वो अमल में लाया जाता है। लेकिन एक बहुत मसला है सर, वो है थाना कल्चर, उसे सब भागते हैं। आपके ख्याल में आप क्या तजवीज़ देंगे कि लोग कानून की पकड़ में आएँ और ये मामलात रुक जाएँ? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कानून और दूसरी बात है कि यहाँ देखिए कराची इज अ मेगा सिटी। इस सिटी में मुख्तलिफ जबानों के लोग रहते हैं। उस जबानों के लोग जो है ना वो अगर अपनी जबानों पे एम्फसाइज करने के बजाय कराची वाले कहकर यहाँ पर रहें, कराची के होकर रहें, तो ये चीजें कम होंगी। दूसरी बात, क्योंकि आपने मुझे लिया है तो कानून के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कैनिज्म का जिम्मेदार होगा। देखिए कानून का हो जाना, पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें कानून तो बहुत ज्यादा है, कानून बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, किस तरह से नहीं होती, उसका मैकेनिज्म ये है कि हमारे जो 3 ऑर्गन्स डिफाइन किए हुए हैं ना, वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 ऑर्गन्स, आपकी मुकन्निना जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आपका जुडिशरी। जुडिशरी में तो आप तब जाते हैं जहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जहाँ इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स नहीं होते, या आपके रेमेडियल प्रोविजंस, तब जाते हैं। जब तक वो कवानीन सही तरीके से उस स्प्रिट में नहीं बनाए जाएंगे, तब तक उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगी, उसकी डिस्पेंसेशन जस्टिस की सही नहीं होगी। अब होता क्या है यहाँ पर, देखिए हम समझते हैं कवानीन जो यहाँ पे law can justice can not be, it is the law which can be just or unjust। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हमारी असेंबलीज में लोग बैठे हुए हैं वो लॉ बनाते हैं, उनका इंटेंशन क्या है बनाते हुए। सर चले हम कानून की बात करें, कानून तो देखिए कवानीन तो मौजूद है ना सर, हम यहाँ से नीचे से बात करते हैं कि चले मैं यहाँ से एक आसान तरीके से बात करती हूँ कि मैं खुद भी ये चीज़ देख चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ कि अगर किसी ने स्नैचिंग की या कोई डाकू थे, उनको पकड़ा गया, पुलिस आई, पुलिस ने उनको पकड़ा और आगे जाके छोड़ दिया। अब इस पे भी शहरी क्या करें? अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा बोला भी जाता है कि देखिए यहाँ से पकड़े जाते हैं तो जुडिशरी या कोर्ट्स उनको छोड़ देती है। सर कोर्ट्स नहीं, पहले ही पुलिस छोड़ देती है।
अदालत तक तो वो जा ही नहीं पाते ना। देखिए, पुलिस के पास वो तो कमजोरी एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस है जो है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है और बन चुकी है, हमारी रगों में घुस चुकी है, उसको सही करना पड़ेगा। जहां तक जुडिशरी और अदालतों के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ से पकड़ के हम अदालतों में ले जाते हैं, वहां से छूट जाते हैं, तो अदालतों का एक, देखिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 175, नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन save as provided by the constitution or any other law, मीनिंग देयर कि सिविल जज से लेकर ऊपर जज तक कोई भी कोर्ट प्रोसीजर से हटके कोई काम नहीं कर सकती। सही। देखिए, प्रोसीजर में ये सारी चीजें आती हैं, वहां पर एविडेंस का होना जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ कानून को यूनिवर्सिटी में, तो हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखिए सिर्फ एक्ट जो होता है ना उसकी बुनियाद पर सजा नहीं दी जाती। सर एविडेंस मौजूद होते हैं, अफसोस की बात है, उसके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटेंशन भी देखा जाता है ना। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस, एक बंदे ने चोरी की, हाँ। हमने उसको पकड़ तो लिया, हाँ। सुनवा दी, लेकिन उसके चोरी करने के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, वो इंटेंशन क्या था, वो हालात क्या थे, वो हालात तो आपकी एग्जेक्टिव सही करेगी ना। बिल्कुल सही, यहाँ पर मामला जो है ना वो जड़ से पकड़ना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जीएन कुरैशी साहब और अहमद शनाई साहब, आप दोनों शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुल्क भर में हम देख रहे हैं कोरोना कम हो रहा है और डेंगू बढ़ रहा है। इस मौसम में हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में डेंगू जो है वो जोर पकड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें कोयटा की, तो कोयटा में आज एक शख्स में ये केस सामने आया और बहुत तशवीशनाक हालतों में लोग डेंगू से मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा बात की जाती है, फिमिगेशन भी होती है, स्प्रे कराए जाते हैं, लार्वा को तल्फ किया जाता है, फिर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नज़र नहीं आता जिससे हम डेंगू को रोक सकें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा ज़हीर साहिबा, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है, उनको हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर हिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हम बात करते हैं वबा के दौर में हम जी रहे हैं, जहां हमें कोरोना से बचने के लिए एहतियात करनी है, वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, एहतियात कर रहे हैं, और वहाँ पर ये मौसमी बीमारियाँ सर उठाने लगती हैं, ज़ाहिर मौसम के लिहाज से होती हैं, ख़ासतौर पर डेंगू। समझ नहीं आता लोगों को कि आखिर उनको बुखार हुआ है तो वो कैसा बुखार है, पहले वो इलाज किसी और चीज़ का करते हैं, निकलता वो डेंगू है। आखिर क्या मामलात हैं कि डेंगू के लिए अभी तक हम कोई ख़ास कोई रोकथाम, कोई मैकेनिज्म तरतीब नहीं दे पाए आपके ख्याल में? अच्छा, मैकेनिज्म बिल्कुल मौजूद है। ये स्पेशल मंथ्स होते हैं, ये 3 मंथ्स कन्फाइंड होते हैं जब वबाई बीमारी का, जिसका वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, ये फूटती हैं। इट इज मोस्टली द मॉनसून टाइम। जिस वक्त भी मॉनसून टाइम हमारे पास हम वेलकम कर रहे होते हैं या विटनेस कर रहे होते हैं, तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है ये हमें हमेशा इनकाउंटर होती है, जिसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल विजिलेंट होता है। इसके लिए वार्निंग्स भी जारी हो रही होती हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे कि अब जैसे डेंगू का आउटब्रेक का हमें खदशा है, इट इज स्टिल नॉट डिक्लेयर्ड एज एन आउटब्रेक, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट कि अल्लाह ना करे अगर ये वबाई सूरत हाल इख्तियार करता है तो हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने हर डिस्ट्रिक्ट से कॉन्टीजेंसी प्लान्स मांगे हुए हैं। डेंगू की टीम इज ऑन फील्ड, हर जगह पे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, कलेक्शन हो रही है सैंपल्स की। जहाँ पे भी लार्वा ज़्यादा डेंगू का पाया जा रहा है वहाँ पे फॉगिंग या डीलार्वेशन की जो कैंपेन है हम बिल्कुल उसको बरूर खातर लाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी फिगर्स क्या हैं आपके पास? क्योंकि आपने कहा हम देख रहे हैं कि आउटब्रेक हो रहा है, तो क्या फिगर्स हैं मुख्तलिफ शहरों के कि डेंगू के कितने केसेस कहाँ रिपोर्ट हुए हैं? देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो केसेस हैं ऑफकोर्स कराची में, क्योंकि कराची एक बड़ा सिटी है, यहाँ पे रिपोर्टिंग, चैनलाइजेशन और लोगों की अवेयरनेस एज कम्पेयर टू अदर सिटीज थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा हैं आप एज कम्पेयर टू इंटीरियर से, लेबॉर्ट्रीज ज्यादा हैं, लोग थोड़ा अवेयर ज्यादा हैं मीडिया की वजह से भी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंटीरियर सिंध से मटियारी का सबसे ज्यादा, कराची के बाद अगर आप कहें तो मटियारी डिस्ट्रिक्ट जो है इंटीरियर सिंध का, वहाँ पे हमारे पास ज्यादा नंबर है सितंबर के मंथ के अंदर। लाइकवाइज आगे फिर हैदराबाद और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं रिलेटिवली उनके अंदर आउटब्रेक की सूरत हाल ज्यादा है। अच्छा, अब जाहिर है जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम वबा के दौर में जी रहे हैं, इस वक्त कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है, एहतियात की जा रही है, तो फिर अब डेंगू से बचने के लिए हम क्या करें? क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो नहीं है फ़िलहाल, ये एक बीमारी है और ये मौसमी बीमारी है, तो हम जो एहतियातें हैं उससे बढ़ के और क्या करें, और हम समझें कैसे कि ये डेंगू है, कोरोना नहीं है? देखिए, इट इज़ ऑलवेज प्रिवेंटिव, ठीक है। हमें प्रिवेंशन की तरफ पहले जाना चाहिए देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए ये है कि आप मस्कीटो रिपेलेंट हमेशा लगाएं बाहर, मगरिब के वक्त या सुबह अर्ली मॉर्निंग जो फजर का वक्त आप कहते हैं, ये मच्छर इस वक्त ज्यादा पाया जाता है डेंगू का, अनलाइक मलेरिया। सही है। तो इस वक्त आप कोशिश करें कि अपने हाथों को, अपने टखनों को, अपने गर्दन जो एरिया एक्सपोज होते हैं इनके ऊपर मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं।
इसके अलावा इसको कवर रखें ग्रीन जगहों से, जहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की आप कह लें स्टोरेज है, उन जगहों से दूर रखें। कहीं फ्रेश वाटर स्टोर करते हैं तो उसको आप कवर करके रखें, उसको खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये साफ पानी के ऊपर आता है डेंगू का मच्छर। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोविड एंड डेंगू। सबसे पहला और प्राइमरीली इसमें डिफरेंस ये है कि इसके बुखार के पैटर्न में बड़ा फर्क है। डेंगू का जो फीवर है वो हाई ग्रेड फीवर होता है 103, 102, और ये आप कह लें कि कपकपी के साथ आता है, ये बोन ब्रेकिंग फीवर होता है। वेयरएज आप अगर आप कोविड की बात करते हैं तो ये लो में रहता है 100, 99, 98, इस तरह का ये फीवर आपके पास आ रहा होता है। लेकिन सम केसेस में हमने देखा कि डेंगू कोरोना में बहुत हाई फीवर लोगों को हुआ और सेम यही एक सिम्टम्स आए, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करें? जी डॉक्टर साहिबा। ठीक है डॉक्टर हिरा ज़हीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ सुबह मौजूद थी और उनका ये कहना है कि एहतियात लाजमी करें, क्योंकि ये ज़ाहिर मौसम में के लिहाज से ये 3 महीने होते हैं कि डेंगू जो है सर उठाने लगता है, तो आप एहतियात करें, ऐसी कपड़े ना पहनें, ऐसी जगहों पे ना जाएं और पानी कहीं भी फ्रेश वाटर स्टोर ना करें और महफूज रखें अपने और अपने घर वालों को। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।